आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH 111 कुने। ये सब सुन माही की आंखें बड़ी हो गई। वो फिर से इशिता की तरफ देखने लगी। उसे इशिता की आंखों में उसका बचपना और उसकी सच्चाई नजर आ रही थी। उसे देखते हुए माही की आंखों में नमी आ गई। विधि, जो माही के पास ही खड़ी थी, उसने माही को ऐसे देखकर कहा, क्या हुआ, तुम इशिता को ऐसे क्यों देख रही हो? ये ईशु है मेरी छोटी, माही ने कहा। ये सुन विधि भी हैरानी से इशिता को देखने लगी। क्या सच में ये वही है? विधि ने कहा। हाँ, माही ने कहा। तुम उसे जाकर बताती क्यों नहीं हो कि तुम कौन हो? विधि ने कहा। वह अब बहुत बड़ी हो चुकी है और वह मुझे भूल भी गई होगी। माही ने कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, अब तुम क्या करोगी? विधि ने माही से पूछा। कुछ नहीं, बस एक अनजान की तरह मैं उससे मिलूंगी। माही ने कहा। ये फंक्शन हम इतना बोरिंग नहीं होने देंगे। अब मेरे भाई की सगाई है तो डांस तो बनता ही है, नंदिनी ने माइक में कहा। और माही, विधि, इशिता का हाथ पकड़ डांस फ्लोर पर लेकर आ गई। सॉन्ग प्ले होते ही वो चारों डांस करने लगी। नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रेन नैन अपने साथ ले गया। नैनोम वाले ने नैनोम वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलू रे, पग पग डोलू रे, डगमग सी मैं चलती हूँ। जगमग लौसी जलती तेरे नैनों की कैसी मदिरा। थर थर कांपू रे, तेरे पीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लपटी। मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरे चैन रेन नैन अपने साथ ले गया। नैनोम वाले ने नैनोम वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। डांस करते वक्त इशिता के सूट की चेन पीछे से खुल गई। माही ने ये देख लिया। उसने इशिता को कवर करते हुए उससे से कहा, मेरे साथ चलो। इशिता ने अपना चेहरा पीछे कर माही की तरफ देखा। माही ने हॉल के एक कोने में उसे चलने को कहा। इशिता उस तरफ जाने लगी। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? इशिता ने माही की तरफ देख सख्त आवाज में कहा। माही ने कहा, तुम्हारी ड्रेस की जीप खुल गई है। इशिता अपने हाथ से जीप बंद करने की कोशिश करने लगी। वह माही से मदद नहीं देना चाहती थी। माही उसे देख मुस्कुरा उठी। माही ने उसकी ड्रेस की जीप को बंद कर इशिता के गालों पर हाथ रखकर कहा, खुद पर डिपेंड होना अच्छी बात है, पर कभी कभी किसी की हेल्प भी ले लेनी चाहिए। ये कहकर माही वहां से जाने लगी। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, इशिता ने माही से कहा। माही ने इशिता की तरफ देख कहा, मैंने बस एक लड़की होने के नाते तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। इशिता माही को जाते हुए देख रही थी। उसका दिल उसे माही पर भरोसा करने के लिए कह रहा था। इशिता किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पहले कई लोगों ने सिर्फ उसकी फैमिली के करीब आने के लिए उसके सामने अच्छा होने का नाटक किया था। माही को देख उसके चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट आ गई। डांस के बाद वहां का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। अंश नंदिनी को देख मुस्कुरा रहा था। नंदिनी को अंश को देखते हुए शर्म आ रही थी। वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। चलो अब शुभ मुहूर्त का समय हो गया है, सगाई की रस्म शुरू करते हैं, संतोष जी ने कहा। पाखी और ऋषभ को एक साथ बैठाकर रंजू जी ने उनका तिलक किया। देव ने ऋषभ को रिंग देते हुए कहा, लो पहना दो जल्दी से, और पाखी को अपने लिए रिजर्व कर लो। सब उसकी बात सुन मुस्कुरा दिए। ऋषभ ने देव के हाथ से रिंग लेकर उसे पाखी के अंगुली में बना दिया। माही ने भी पाखी को रिंग दे दी। पाखी जब ऋषभ को रिंग पहनाने वाली थी तभी देव ने कहा, पाखी अभी भी तुम सोच सकती हो, तुम्हारे पास टाइम है, बाद में तुम सिर्फ पछताती ही रह जाओगी। ऋषभ देव को डरावनी नजरों से घूरने लगा। पाखी देव की बात सुन मुस्कुरा दी और ऋषभ के हाथ में रिंग पहना दी। सब लोग तालियां बजाने लगे।
मैंने तो तुम्हें वार्न भी किया था, पर तुम खुद ही कुएं में कूदना चाहती हो, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देव ने कहा, थैंक्स, पर मुझे जाना तो इसी तरह था, अब चाहे वह कुआं हो या खाई। पाखी ने कहा। सब लोग पाखी ऋषभ को डांस करने के लिए कहने लगे। सबके फोर्स करने पर वह दोनों भी तैयार हो गए। जब तक तेरी आंच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं। हाँ, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ ओ हो, जब तक तेरी आंच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं। हाँ, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ तुझ पे सजे खूबसूरत लगे, ऐसा क्या दूं तुझे, ऐसा क्या दूं तुझे। हाथों की ये लकीरें सभी पहना दूं तुझे, पहना दूं तुझे। जब तक मेरी आंखें तेरा चेहरा पी ना लें, जब तक तेरी धुन में हम मर ना लें, जी ना लें। हाँ, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ ओ हो, जब तक तुझे प्यार से मैं बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं। हाँ, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ ओ हो, ऋषभ और पाखी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। तुम आ गए बाजुओं में मेरे, 100 सवेरे लिए, 100 सवेरे लिए। हाँ, बादलों से उतरा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। माही डांस फ्लोर पर खुद को और आर्यन को इमेजिन कर रही थी। जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कहना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी बहना ले। हाँ, मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ ओ हो ओ ओ ओ हो। उनका डांस खत्म होने के बाद रंजू ने अपने पास खड़ी मीरा से कहा, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, किसी की नजर ना लगे इन दोनों को, मीरा ने कहा। आपकी घर की सारी बच्चियां ही बहुत प्यारी है पाखी, तो अब ऋषभ की हो चुकी है और विधि भी अभी के साथ है, अब तो सिर्फ माही ही बची है। नीलम ने शारदा जी से कहा। हाँ, माही के लिए भी भगवान ने किसी को बनाया ही होगा, शारदा ने कहा। गायत्री जी एक सोफे पर बैठी थी। उन्हें ऐसे अकेले बैठा देख माही ने उनके पास जाकर कहा, आपको कुछ चाहिए दादी। ये सुन गायत्री जी माही की तरफ देखने लगी है। ये देख माही ने सोचा शायद उन्हें उसका दादी बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, सॉरी, मैंने आपको दादी बोला। नहीं बेटा, तुम मुझे दादी ही बुलाओ, गायत्री जी ने कहा। तभी उन्होंने अचानक से अपनी कमर पर हाथ रख लिया। क्या आपको कहीं पर दर्द हो रहा है? माही ने उन्हें देख पूछा। नहीं, मैं बुढ़ी थोड़ी ना हूं, मैं एकदम ठीक है, गायत्री जी ने कहा। माही समझ गई थी उन्हें कमर में दर्द हो रहा है। वो वहां से चली गई और सर्वेंट से कुछ मंगवा किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से गायत्री जी के पास आई और उन्हें एक हॉट वाटर बैग देते हुए कहा, ये आप अपनी कमर के पीछे लगाकर बैठ जाइए। कोई आपसे ये भी नहीं कहेगा कि आप बुढ़ी हो गई हैं और दर्द भी कम हो जाएगा। माही की बात सुन गायत्री जी माही की तरफ देखने लगी। उन्होंने माही से कहा, बस थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है, तुम ये बात किसी से भी मत कहना। माही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और स्माइल करते हुए वहां से चली गई। गायत्री जी ने माही के जाने के बाद वो वाटर बैग अपनी कमर के पीछे लगा लिया। काश आर्यन ने जो लड़की पसंद की है वह भी तुम्हारी तरह ही हो, गायत्री जी ने खुद से ही कहा। सगाई का फंक्शन खत्म हो गया, सभी मेहमान वापस जा चुके थे। अभी वहां पर केवल मेहरा परिवार, जोशी परिवार, रजावत परिवार और अभी, माही, विधि, इशिता ही थे। हम कुछ दिन बाद शादी की तारीख भी निकाल लेते हैं, आप क्या कहती है शारदा? संतोष जी ने पूछा। शारदा ने एक बार पाखी की तरफ देखा जो खुश नजर आ रही थी। फिर उन्होंने कहा, आपको जो ठीक लगे।
थोड़ी देर बाद बाकी सब भी वहां से चले गए। माही ने जाते वक्त एक नज़र इशिता की तरफ देखा, जो उसी की ही तरफ देख रही थी। माही फिर वहां से चली गई। हमारे अंश बाबू और नंदिनी ने भी एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। घर आकर माही ने देखा आर्यन रूम में ही है। आप कब आए? मुझे तो लगा था आपको आने में देर हो जाएगी, माही ने आर्यन से कहा। उसने सुबह वाला ही लहंगा पहन रखा था। आर्यन ने उसे कमर से पकड़ कहा, मैं सुबह से तुमसे बात करना चाहता था पर वहां पर मौका ही नहीं मिल पाया। तुम पूरे टाइम सबके बीच में ही थी। अगर कोई हमें देख लेता तो गड़बड़ हो सकती थी। वैसे मुझसे आप क्या बात करना चाहते थे? माही ने कहा, मैं तुम्हें ये कहने वाला था कि तुम इतनी तैयार क्यों होकर आई थी वहां आज, आर्यन ने कहा। माही ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए कहा, मैंने मेकअप भी नहीं किया और आप कह रहे हैं मैं बहुत तैयार होकर वहां पर आई थी। आर्यन भी जानता था माही ठीक ही कह रही थी। माही नेचुरल ही इतनी सुंदर थी कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। पर तुम फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, आर्यन ने कहा और माही को किस करने लगा। उसने सुबह से खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसके हाथ माही की खुली कमर पर थे। 10 मिनट तक किस करने के बाद माही ने आर्यन से पूछा, क्या आप सच में हमारी शादी के बारे में 5 तारीख को सबको बताएंगे? CH 112 सीनियर। आर्यन भी जानता था माही ठीक ही कह रही थी। माही नेचुरल ही इतनी सुंदर थी कि उसे मेकअप की जरूरत ही नहीं थी। पर तुम फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, आर्यन ने कहा और माही को किस करने लगा। उसने सुबह से खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसके हाथ माही की खुली कमर पर थे। 10 मिनट तक किस करने के बाद माही ने आर्यन से पूछा, क्या आप सच में हमारी शादी के बारे में 5 तारीख को सबको बताएंगे? हाँ, सबको हमारी शादी के बारे में हमें बताना होगा। जिस वजह से मैंने सबसे छुपा रखा था वह वजह जल्दी खत्म हो जाएगी, आर्यन ने कहा। माही ने आर्यन से ये नहीं पूछा कि क्यों उसने सबसे उनकी शादी के बारे में छुपाया था। आर्यन माही को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने माही को कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन माही ने घर में बैठ अपनी नई मूवी की स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस की। नंदिनी ने माही के पास आकर कहा, भाभी मैंने सुरभि से आपकी शूटिंग का सारा टाइम टेबल ले लिया है और वह मुझे आपकी मूवी इश्क की दास्तां के प्रमोशन के बारे में बता देगी। तुम तो बहुत अच्छे से अपने असिस्टेंट होने की जॉब कर रही हो, माही ने कहा। हाँ, मैं नंदिनी रजावत बनकर नहीं सिर्फ नंदिनी बन काम करना चाहती हूँ, नंदिनी ने कहा। अगले दिन माही नंदिनी के साथ शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई। मूवी की कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं की गई थी क्योंकि मूवी में हर कोई न्यू कमर ही था और मूवी का बजट भी बहुत कम था। वहां पर कोई भी मीडिया या रिपोर्टर्स नहीं थे। माही को देख आमिर ने उसके पास आकर कहा, मुझे लगा तुम लेट आओगी। मुझे आपसे पेमेंट भी तो लेनी है, मैं लेट कैसे हो सकती हूँ? माही में मजाक करते हुए कहा, चलो अंदर, मैं तुम्हें हमारे बाकी के एक्टर से मिलाता हूँ, आमिर ने कहा और माही को लेकर अंदर आ गया। ये माही कपूर है, हमारी मूवी की मेन फीमेल लीड, आमिर ने वहां पर खड़े सभी लोगों से कहा। वह माही को सबसे मिलवाने लगा। मैंने सारे एक्टर्स को एक्टिंग एकेडमी से लिया है, ये इन सब की फर्स्ट डेब्यू मूवी है, आमिर ने कहा और 2 लड़कों की तरफ इशारा करते हुए माही से कहा, ये है अभिनव और रुद्र। रुद्र हमारी मूवी का मेन लीड है और अभिनव मूवी में तुम्हारे भाई होने का कैरेक्टर प्ले करेगा। माही ने देखा वह दोनों ही लड़के दिखने में हैंडसम और यंग थे। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा दिखना तो जरूरी ही था। ये है आलिया, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले करेगी, आमिर ने कहा। माही को आलिया बहुत ही क्यूट लगी। रुद्र, अभिनव और आलिया तीनों एक ही एक्टिंग अकेडमी से थे। वह माही को भी जानते थे। आखिर माही नेहा और अनिल की वजह से न्यूज में कई बार आ चुकी थी और इश्क की दास्तां मूवी का भी पोस्टर रिलीज हो चुका था जिसमें माही का चेहरा साफ दिखाया जा रहा था। माही ने उन तीनों को स्माइल कर हेलो कहा। माही उन तीनों की सीनियर थी, इसीलिए वह माही को मैम बुला रहे थे। रुद्र ने अभिनव से कहा, मैंने सुना है ये माही सिर्फ अपने चेहरे की वजह से ही इंडस्ट्री में आई है, उसे एक्टिंग नहीं आती है, वह कभी भी किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गई है। हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं,
सिर्फ कहीं सुनी बातें सुनकर अभिनव ने कहा, मुझे तो माही मैम बहुत अच्छी लगी। तुम दोनों ने देखा वह हमसे कितने अच्छे से बात कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है वो सुपरस्टार अनिल माहेश्वरी की दोस्त है और वो हमारी सीनियर भी है। फिर भी वो हमें एटीट्यूड नहीं दिखा रही, पर उनकी एक्टिंग के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैंने कभी उनकी एक्टिंग देखी नहीं है, आलिया ने कहा। उन तीनों को ही लग रहा था वह बहुत धीरे से बात कर रहे हैं, पर उनकी बात माही, नंदिनी और आमिर सुन सकते थे। माही, ये सब नए हैं, इन्होंने तुम्हारी एक्टिंग नहीं देखी है, इसीलिए ये सब कह रहे हैं, आमिर ने कहा। मैं समझ सकती हूँ, ये अभी थोड़े छोटे हैं, इन्हें उतनी समझ नहीं है, पर मैं अपनी एक्टिंग से इन्हें इनके जवाब दे दूंगी, माही ने कहा। ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आमिर ने स्माइल कर कहा। आज की शूटिंग का पहला सीन माही का ही था। रुद्र, अभिनव, आलिया बहुत ही एक्साइटेड थे। रुद्र तो देखना चाहता था कि माही को आखिर क्यों आमिर ने फिल्म की फीमेल लीड बनाया है। शूटिंग शुरू हुई, माही ने एक टेक में ही अपना सीन पूरा कर दिया। ये देख सब तालियां बजाने लगे। मुझे नहीं लगा था कि माही मैम को इतनी अच्छी एक्टिंग आती है, आलिया ने कहा। रुद्र कुछ नहीं बोला, उसे भी माही की एक्टिंग स्किल्स काफी अच्छी लगी। अगले सीन में माही, अभिनव और रुद्र एक साथ शूट करने वाले थे। ये पहली बार था जब अभिनव और रुद्र कैमरा के सामने शूट कर रही थी, इसलिए उनसे बार बार गलतियां हो रही थी। माही ने आगे जाकर उन दोनों की हेल्प करते हुए उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बताया और उन्हें उनको सुधारने के तरीके बताएं। अभिनव तो किसी स्टूडेंट की तरह माही की बातें मान रहा था, पर रुद्र वह ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसे भी माही की एक्टिंग अच्छी लगी। रुद्र के बर्ताव को देखकर माही इतना तो समझ गई कि रुद्र किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं करता है, पर माही को भी कोई शौक नहीं था उसे अपनी काबिलियत दिखाने का। शूटिंग के पहले दिन ही आमिर ने बहुत सारे सीन्स को शूट कर लिया। वह मूवी की शूटिंग जल्दी खत्म करना चाहता था। शूटिंग खत्म होने के बाद माही और नंदिनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गई। भाभी, शूटिंग करना तो बहुत थका देने वाला काम है, पता नहीं आप कैसे कर लेती है। मैं तो पहले ये सोचती थी कि शूटिंग करना बहुत आसान है, वो हर कोई कर सकता है, नंदिनी ने माही से कहा। हाँ, हमें दूर से सारे काम आसान ही लगते हैं, पर जब हम खुद वो काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो काम करना कितना आसान है या मुश्किल, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, वो रुद्र कुछ ज्यादा ही रूड है, वो कैसे कह सकता है कि आपको एक्टिंग नहीं आती है? उसने कभी खुद की एक्टिंग देखी है कैसी है? नंदिनी ने कहा। उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है, बस पहली बार कैमरा के सामने आने की वजह से वह फोकस नहीं कर पा रहा था, माही ने कहा। CH 113, माही आर्यन का डिवोर्स। हाँ, हमें दूर से सारे काम आसान ही लगते हैं, पर जब हम खुद वो काम करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो काम करना कितना आसान है या मुश्किल, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, वो रुद्र कुछ ज्यादा ही रूड है, वो कैसे कह सकता है कि आपको एक्टिंग नहीं आती है? उसने कभी खुद की एक्टिंग देखी है कैसी है? नंदिनी ने कहा। उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी है, बस पहली बार कैमरा के सामने आने की वजह से वह फोकस नहीं कर पा रहा था, माही ने कहा। फिर भी भाभी, उसका बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, नंदिनी ने कहा। रुद्र को ऐसा लगता है मैं अपने टैलेंट नहीं, केवल खूबसूरती की वजह से मूवी की लीड एक्ट्रेस बनी है। उसको ये लगना सही भी है एक तरीके से, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो टैलेंटेड नहीं है, सिर्फ अपने चेहरे या फिर किसी के सपोर्ट की वजह से यहाँ पर है। उन सब की वजह से ही टैलेंटेड लोगों को ज्यादा मौके नहीं मिल पाते। रुद्र कुछ टाइम में समझ जाएगा, वो अभी यंग है, इसीलिए वो सही गलत नहीं जानता है अभी, माही ने कहा। वो लोग जब घर आए तब केवल देव ही वहां पर था। क्या आर्यन अभी तक नहीं आए? माही ने पूछा। नहीं भाभी, भैया आज किसी काम से शहर से बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में लेट हो जाएगा, देव ने कहा। माही और नंदिनी अपने रूम में चली गई। माही जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई तब उसका फोन रिंग कर रहा था। माही ने देखा तो वीके का कॉल था। हेलो वीके, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम तो हमें भूल ही गई हो शादी के बाद, पर अब हमें तो सबका ध्यान और सबकी खबर रखनी पड़ती है, वीके ने कहा।
वह मैं कुछ दिनों से थोड़ी बिजी हूँ। पर आपको तो पता ही है मैं अपना सारा काम अच्छे से कर रही हूँ। माही ने कहा, ठीक है, हम लोग आज सुबह ही मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, तो तुम यहाँ कब आ रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वीके ने कहा। माही ने सोचा आर्यन को आने में तो टाइम लगेगा, तो क्यों ना वो अभी वहां पर जाकर आ जाए। उसने फोन पर कहा, मैं अभी आ जाऊंगी, आप मुझे एड्रेस मैसेज कर दो। वीके ने कहा और कॉल कट कर दिया। माही ने ब्लू जीन्स, व्हाइट स्लीवलेस टॉप के साथ लॉन्ग ब्लैक कलर की प्रिंटेड श्रग पहनना और ब्लैक कलर के हील शूज पहन नीचे आ गई। उसने फोन को अपने पॉकेट में रख लिया था। भाभी, क्या आप कहीं पर जा रही हैं? देव ने पूछा। हाँ, मैं पाखी से मिलने के लिए जा रही हूँ। माही ने कहा, अगर आप कहे तो मैं आपको वहां तक छोड़ दूं। देव ने कहा। माही ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मैंने गैरेज में स्पोर्ट्स बाइक देखी है, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी, पर मुझे नहीं पता उसकी चाबी कहाँ पर है। सभी कार और बाइक की चाबियां गैरेज में ही रहती है, आपको वहां पर मिल जाएगी। देव ने कहा, ठीक है, माही ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। आर्यन के घर के गैरेज में लेटेस्ट डिजाइन की कार और बाइक थी। माही को बाइक और कार्स का बहुत शौक था। उसे एक ब्लैक कलर की मोटर बाइक वहां पर सबसे ज्यादा पसंद आई। वाओ! माही, क्यों ना आज पुराने दिनों को याद किया जाए? माही ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। वो बाइक लेकर घर से निकल गई। माही हवा से बातें करते हुए बाइक चला रही थी। उसे सेफ्टी के लिए हेलमेट भी पहन रखा था। लगभग 20 मिनट बाद माही ने अपनी बाइक एक बंगले के सामने रोकी। माही को देख सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजा खोल दिया। माही ने बाइक को अंदर पार्क किया और हेलमेट बाइक पर रख अंदर की तरफ चली गई। माही बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक कर रही थी। उसके ब्लैक कलर के शूज की टक टक की आवाज दूर तक जा रही थी। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका श्रग हवा के कारण उड़ रहा था। मोहित, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, माही को देख वह जो बोल रहा था वह भूल गया। मोहित अपना मुंह खोले बस माही को ही देखे जा रहा था। माही ने उसके पास आकर कहा, अपना मुंह बंद कर लो वरना अंदर मक्खी चली जाएगी। मोहित ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया, फिर अपने दिल पर हाथ रख माही से कहा, माही, क्या तुम अपने उस पति को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे आर्यन से भी ज्यादा प्यार करूंगा। ये सुन माही की आंखें छोटी हो गई। माही ने अपने राइट लेग को ऊपर कर मोहित के शोल्डर पर किक मारी। फिर उसने मोहित को घूरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर तुम पहले मुझे हराओ। ये कहकर माही मोहित पर बिना कोई वार्निंग दिए उस पर वार करने लगी। मोहित तो बस माही से खुद को बचाने की कोशिश में ही लगा हुआ था। दूर खड़े वीके, तान्या, विवेक और रोनित उन्हें देख रहे थे। हमें मोहित की मदद करनी चाहिए, तान्या ने कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें तो पता ही है माही के सामने हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, और वैसे भी मोहित ने इस बार माही से आर्यन को डाइवोर्स देने की बात कही है। हम सबको पता है माही आर्यन से कितना प्यार करती है। आज माही इस मोहित का सारा प्यार का भूत उतार कर रहेगी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आज कितने दिनों बाद मैंने माही को उसके एमके वाले अवतार में देखा है, रोनित ने खुशी से कहा। माही ने हमारी दुनिया से दूरी जरूर बनाई है, पर वो अभी भी माफिया क्वीन है। वो एमके जिसके नाम से ही अंडरवर्ल्ड के लोग काम उठते हैं, विवेक ने कहा। दूसरी तरफ मोहित की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। माही ने उसके पेट पर एक किक मारा, जिससे मोहित जमीन पर गिर गया। माही ने उसके पेट पर अपना पैर रख गुस्से में कहा, आज के बाद अगर तुमने अपने सपने में भी सोचा कि मैं आर्यन को डाइवोर्स दूंगी, तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। माही, अब बस करो, वीके ने कहा। माही ने सामने देखा तो वीके और बाकी सब उन्हीं की तरफ आ रहे थे। विवेक ने मोहित का हाथ पकड़ उसे जमीन पर से उठाया। और बताओ मोहित, तुम्हें कैसा लग रहा है माही से 52 बार हारने में? तान्या ने हंसते हुए पूछा। तुम पूछ तो मुझसे ऐसे रही हो जैसे पता नहीं खुद कितनी बार माही से जीत चुकी हो, मोहित ने कहा। तान्या ने मोहित की तरफ मुंह बनाकर कहा, मुझे पता है मैं माही से जीत नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हारी तरह उसे बार बार उकसाती नहीं रहती हूँ। तुम वापस आ गई, माही ने कहा
और तान्या के गले लग गई। हाँ, इस बार मैंने अपना मिशन जल्दी ही पूरा कर लिया है और अब मैं अगले 1 साल तक किसी भी मिशन पर नहीं जाने वाली हूँ। बस एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीने वाली हूँ। तान्या ने खुशी से कहा। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हें कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेकर लड़कों को डेट करना चाहिए। तुम कब तक ऐसे सिंगल ही रहोगी? माही ने कहा। ये सुन विवेक ने एक नज़र तान्या की तरफ देखा। काश मैं भी तुम दोनों की तरह मस्ती कर पाता। मैं ज्यादा तो नहीं पर वीकेंड पर छुट्टी ले सकता हूँ। रोनित ने कहा। ठीक है, अभी तो तुम सब अंदर चलो। वीके ने कहा। सब लोग बंगले के अंदर चले गए। वाह बीके, आपने तो बहुत ही अच्छी जगह ली है, वरना मैंने तो सोचा था आप कहीं इसमें भी कंजूसी ना दिए। माही ने बंगलों को देखते हुए कहा। माही की बात सुन सबको हंसी आने लगी। वीके माही को घूरने लगे। माही ने जब सबकी तरफ देखा तब उसे अंदाजा हुआ। उसने क्या कहा? उसने बच्चों की तरह शिकायत करते हुए वीके से कहा, सॉरी वीके, पर आपने अब तक इतनी कंजूसी की है और जब से मैं छोड़कर गई हूँ आपने तो तब से ही कंजूसी करना एकदम से बंद कर दिया है। हाँ, क्योंकि मुझे पता था तुम एक न एक दिन हमें छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैंने अब तक अपने पैसों को बचा कर रखा। वैसे भी तुम तो अब इतने अमीर आदमी की वाइफ हो और खुद भी एक्ट्रेस बन गई हो, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? वीके ने कहा। वीके की बात सुन माही का मुंह बन गया। उसने कहा, आप खाना तो खिलाएंगे ना मुझे? मैं यहाँ पर बिना खाना खाए आ गई हूँ, डिनर का टाइम भी होने वाला है। लेकिन वीके ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और जाकर सोफे पर बैठ गए। बाकी सब भी बैठ गए। जैसे कि हम सबको पता है कि जॉन अभी भी जिंदा है, हमें जल्दी ही उसको खत्म करना होगा। वीके ने कहा। हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। हम पहले उसके सारे बिजनेस को बंद करवाकर उसे मार देंगे। माही ने कहा। माही, मुझे लगता है कुछ दिन तक तुम्हें इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। जॉन का पहला टारगेट तुम ही हो और जॉन तो तुम्हारा चेहरा भी पहचानता है। विवेक ने कहा। उस जॉन को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, मैं उसे ऐसी नहीं छोड़ सकती हूँ। माही ने कहा। विवेक सही कह रहा है माही, वीके ने कहा। पर मुझे मूवी की शूटिंग के कारण कुछ दिनों के लिए अब्रॉड भी जाना पड़ेगा और जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगी तब तक जॉन अपने बिल से बाहर नहीं आएगा। माही ने कहा। ठीक है, पर हम सबको पहले से ही जॉन के हर वार के लिए तैयार रहना चाहिए। वीके ने कहा। CH 114 बेवकूफ बीवी। विवेक सही कह रहा है माही, वीके ने कहा। पर मुझे मूवी की शूटिंग के कारण कुछ दिनों के लिए अब्रॉड भी जाना पड़ेगा और जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगी तब तक जॉन अपने बिल से बाहर नहीं आएगा। माही ने कहा। ठीक है, पर हम सबको पहले से ही जॉन के हर वार के लिए तैयार रहना चाहिए। वीके ने कहा। हाँ वीके, मैंने विक्रम से भी पूछा है, वो जॉन के अब्रॉड में सारे बिजनेसेस को बंद करवा रहा है। वो उसकी बिजनेस को और बढ़ने नहीं देगा, पर इंडिया में तो सब कुछ पंकज को भी देखना पड़ेगा। मोहित ने कहा। पंकज यहाँ पर क्यों नहीं आया आज? वीके ने कहा। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर पाया। मोहित ने कहा। वीके ने कहा। उन लोगों ने मिलकर थोड़ी देर और बातें की। माही ने अपने पेट पर हाथ रख तान्या के कान में कहा, यार क्या अब मुझे बिना खाए ही घर जाना होगा? तान्या उसकी तरफ देख मुस्कुराने लगी। वीके ने भी माही को देख लिया। उन्होंने कहा, मैं इतना भी बड़ा हिटलर नहीं जो तुम्हें भूखा रखो। चलो अब डिनर करते हैं। ये सुन माही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। वहां पर माही के पसंद का ही खाना लगा हुआ था। ये देख माही ने कहा, थैंक यू वीके, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ बनवाया। तुमने भी मेरी बात मानकर 1 साल तक और ऑर्गेनाइजेशन में रहने का फैसला किया है, तो मैं तुम्हारे लिए ये तो कर ही सकता हूँ। वीके ने कहा। हाँ, आपकी बात सही है। माही ने कहा और खाना खाने लगी। खाते वक्त उसे आर्यन का ख्याल आया। उसने आर्यन को मैसेज कर पूछा, क्या आपने डिनर किया? आर्यन उस वक्त मीटिंग में कुछ लोगों के साथ बैठा था। फोन पर वाईफी का मैसेज देख उसने मीटिंग के बीच में ही माही का मैसेज देखा। मैसेज पढ़ उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आर्यन ने माही को रिप्लाई किया, हम थोड़ी देर में डिनर कर लेंगे, मुझे आने में देर हो जाएगी,
तुम आराम से सो जाना। ओके, माही ने कहा। डिनर करने के बाद माही वहां से वापस घर आ गई। वह बिना कोई आवाज किए अपने रूम में आ गई। माही अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बालकनी में बैठ आर्यन का वेट करने लगी। रात के लगभग 1 बज गए थे और आर्यन अभी तक नहीं आया था। माही आर्यन का इंतजार कर रही थी। 20 मिनट बाद धीरे कदमों से आर्यन रूम में आया। उसने देखा माही रूम में नहीं है। उसमें बाथरूम में भी चेक किया, फिर रूम की बालकनी में। माही बालकनी में सोफे पर सो रही थी। आर्यन ने माही को अपनी गोद में उठाया और रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। फिर उसने माही के कान में धीरे से कहा, वाइफी, मेरे सामने सोने का नाटक मत करो। मैं जानता हूँ तुम उठ चुकी हो। ये सुन माही ने धीरे से अपनी आंखें खोल मुंह बनाकर आर्यन से कहा, आपको कैसे पता मैं सो नहीं रही हूँ? मैं जानता हूँ, तुम्हारी नींद मेरे बालकनी में आते ही खुल गई थी। आर्यन ने कहा, ठीक है माना, आप स्मार्ट है, पर मैं भी आपको बेवकूफ बनाकर ही रहूंगी एक दिन। माही ने कहा, मेरी बेवकूफ वाइफ मुझे बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रही है। आर्यन ने स्माइल कर कहा, आपने मुझे बेवकूफ कहा। अगर मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ तो आपने मुझसे शादी क्यों की? माही ने आर्यन को घूरते हुए कहा, क्योंकि मुझे मेरी ये बेवकूफ सी वाइफ बहुत ज्यादा पसंद है। आर्यन ने माही को हग करते हुए कहा, फिर उसके बालों में किस कर कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माही आर्यन की बात सुन मुस्कुरा दी। उसने कहा, आप चेंज करके आ जाइए, बहुत रात हो चुकी है और आप भी बहुत थके हुए हैं। आर्यन ने कहा। वो बाथरूम में चला गया। टी शर्ट और लोअर पहनकर आर्यन माही के पास आकर लेट गया। तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा सेट पर? आर्यन ने पूछा। आज सेट पर पहला दिन था और वहां पर सब लोग न्यूकमर थे और एक दूसरे से अनजान भी। सब एक दूसरे से जल्दी ही फ्रेंडली हो जाएंगे। वैसे भी मेरे साथ नंदिनी थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। माही ने कहा, 25 दिन बाद हम दोनों रजावत हवेली जाएंगे। जब सबको हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तब धमरस और अंश को भी पता चल जाएगा। आर्यन ने कहा, मैंने सोचा है मैं भैया को पहले ही हमारे बारे में बता दूंगी, ताकि जब धमस मुझे डांटे तब कम से कम वह मुझे बचाने के लिए तो होंगे। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ रहकर स्मार्ट होती जा रही हो। आर्यन ने कहा, मैं पहले से ही बहुत स्मार्ट हूँ। माही ने कहा, ठीक है अब सो जाओ, सुबह तुम्हें शूटिंग पर भी जाना है। आर्यन ने कहा और माही के माथे पर किस किया। माही आर्यन को गले लगाकर आराम से सो गई। आर्यन को भी माही के साथ ही सुकून से नींद आती थी। आगे कुछ दिनों में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई नए सस्पेंशन और एक्शन सीन्स भी होंगे। CH 115 एलर्जी। तुम मेरे साथ रहकर स्मार्ट होती जा रही हो। आर्यन ने कहा, मैं पहले से ही बहुत स्मार्ट हूँ। माही ने कहा, ठीक है अब सो जाओ, सुबह तुम्हें शूटिंग पर भी जाना है। आर्यन ने कहा और माही के माथे पर किस किया। माही आर्यन को गले लगाकर आराम से सो गई। आर्यन को भी माही के साथ ही सुकून से नींद आती थी। सुबह माही ने सबसे पहले उठकर अपने फोन में एंटरटेनमेंट न्यूज देखी, जहां पर नेहा के बारे में ही बताया जा रहा था। कल रात को मूवी की शूटिंग करते टाइम नेहा को किसी चीज की एलर्जी हो गई, जिससे वो वहां पर बेहोश हो गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उससे पूरे फेस और बॉडी पर रेड डॉट्स हो गए थे। उसकी हालत के बारे में मीडिया को ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। न्यूज पढ़कर माही के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से ही कहा, तुम्हें बहुत शौक था ना मुझे चोट पहुंचाकर मूवी से निकलवाने का। अब तुमको तुम्हारी इस नई मूवी से निकाल दिया जाएगा और इस एलर्जी को ठीक होने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा। तब तक के लिए फिल्म क्रू भी तुम्हारा वेट नहीं करेगा। हॉस्पिटल के एक बेड पर नेहा लेटी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी पर हल्के हल्के लाल निशान हो गए थे। डॉक्टर ने कहा 20 दिन में सारे निशान ठीक हो जाएंगे। पीयूष नेहा से मिलने हॉस्पिटल आया। नेहा ने जल्दी से अपना चेहरा ब्लैंकेट से कवर कर लिया। ये देख पीयूष ने कहा, तुम ये क्या कर रही हो? पीयूष, मैं नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। नेहा ने कहा। पीयूष एक चेयर लेकर नेहा के पास बैठ गया और ब्लैंकेट को नेहा से दूर करते हुए कहा, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ और तुम्हें मुझसे छिपने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे से ही प्यार नहीं करता हूँ।
सुत्रिता जो वही खड़ी थी, उसने पीयूष की बात सुन कहा, पीयूष तुम सच में मेरी नेहा से बहुत प्यार करते हो। नेहा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी यह सारे निशान कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगे, फिर तुम फिर से पहले की तरह बहुत खूबसूरत दिखोगी। आंटी सही कह रही हैं नेहा, पीयूष ने कहा। नेहा ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकाला। उसका चेहरा इतना भी खराब नहीं हुआ था, वहां पर बहुत ही कम और हल्के निशान बने थे। माही नेहा से धीरे धीरे अपना बदला लेना चाहती है। क्या तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर गुस्सा नहीं आ रहा? नेहा ने कहा। नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी यह सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। पीयूष ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा। नेहा ने उसे देख मुस्कुराते मैंने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये कहकर उसने पीयूष को गले लगा लिया। अभि ने विधि को अपने केबिन में बुलाया। विधि ने केबिन में आकर कहा, हाँ बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया? अभि सोफे पर बैठा था, उसने विधि का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाकर कहा, विधि देखो ना, सबकी शादी हो रही है, ऋषभ ने भी सगाई कर ली है। अगर तुम अभी मुझसे सगाई नहीं करना चाहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में कर लेंगे तो, पर कम से कम एक बार मेरी फैमिली से तो मिल लो। क्या मैं ऐसे कैसे तुम्हारी फैमिली से मिल लूं? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। विधि ने कहा। हाँ, तुम उनको नहीं जानती हो, पर जब तक तुम उनसे मिलोगी नहीं तब तक तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? वैसे भी तुम्हें शादी के बाद उन्हीं के साथ वहीं पर रहना है। अगर तुम अभी धूल मिल जाओगी तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अभि ने कहा। विधि ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे मुझे तुम्हें किडनैप ही क्यों ना करना पड़े। अभि ने कहा। विधि ने अभि को घूरते हुए कहा, तुम मुझे किडनैप करोगे? तुम में इतनी हिम्मत है? नहीं, पर मैं कम से कम तुम्हारी फैमिली से तुम्हारी शिकायत तो कर ही सकता हूँ। मैं कहूँगा तुमने मेरा फायदा उठाया और फिर मुझे छोड़ दिया, फिर वो मेरी शादी तुमसे करवा देंगे। अभि ने बच्चों की तरह कहा। मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाया? विधि ने हैरानी से पूछा। ये बात मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उन्हें थोड़ी ना पता है। वैसे भी मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वह मेरी बात पर आसानी से विश्वास कर लेंगे और मैं माही भाभी को भी अपने प्लेन में शामिल कर लूंगा। अभि ने विधि को अपने दांत दिखाते हुए कहा। आगे कुछ दिनों में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कई नए सस्पेंशन और एक्शन सीन्स भी होंगे। CH 116 रजावत कॉर्पोरेशन। मैंने कब तुम्हारा फायदा उठाया? विधि ने हैरानी से पूछा। ये बात मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर उन्हें थोड़ी ना पता है। वैसे भी मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, वह मेरी बात पर आसानी से विश्वास कर लेंगे और मैं माही भाभी को भी अपने प्लेन में शामिल कर लूंगा। अभि ने विधि को अपने दांत दिखाते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हो? विधि ने अभि को घूरते हुए कहा। प्लीज प्लीज विधि, तुम कल मेरे साथ मेरे घर में सबसे मिलने चलो। सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया है, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। अभि ने विधि का हाथ पकड़कर कहा। विधि को अभि की बात कहीं ना कहीं सही भी लग रही थी। उसने फिर कल अभि के साथ उसकी फैमिली से मिलने के लिए हाँ कर दी। माही सेट पर पहुंची, वो सीधे मेकअप रूम में चली गई। आर्मीर ने माही के लिए उसका खुद का एक चेंजिंग और मेकअप रूम रखा था। मैम, मैंने सुरभि से बात की है, उसने मुझे बताया आज ही इश्क की दास्तां मूवी का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। नंदिनी ने कहा। मेकअप आर्टिस्ट उस वक्त वहीं पर ही थी, इसीलिए नंदिनी माही को मैम बुला रही थी। हाँ, मुझे इस बारे में पता है, डायरेक्टर रमेश मिश्रा ने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। माही ने कहा। लंच टाइम में आर्यन ने सेट पर माही की तरफ से सबके लिए कॉफी भिजवाई थी। सभी लोगों ने माही को थैंक यू कहा। आर्यन मेरे बारे में कितना कुछ करते हैं, मुझे भी आज उनको सरप्राइज देना चाहिए, माही ने खुद से ही कहा। शूटिंग खत्म होने के बाद माही ने नंदिनी को घर भेज दिया और खुद रजावत कॉर्पोरेशन चली गई। माही खुद ही कार ड्राइव कर रही थी। रजावत कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के पार्किंग में पहुंचकर माही ने विराज को कॉल कर नीचे बुलाया। भाभी, आप यहाँ? विराज ने माही से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर आ गई, पर
तुमने आर्यन को तो नहीं बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ? माही ने कहा, नहीं, वह इस वक्त बॉस एक मीटिंग में है, इसीलिए मैं उनको बिना बताए यहाँ पर आ गया। विराज ने कहा। अच्छा किया, माही ने कहा। आइए, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। विराज ने कहा। हाँ चलो, माही ने कहा और अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हम लोग बॉस की प्राइवेट लिफ्ट से जाएंगे। आपको कोई नहीं देखेगा, पर ऊपर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, इसीलिए आपने मास्क लगाकर ठीक किया, विराज ने कहा और माही को लेकर ऊपर आ गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ उस तरफ देखने लगा। विराट माही को लेकर सीधे आर्यन के ऑफिस में चला गया। माही के बाल खुले थे और मास्क के कारण कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर सब लोग एक लड़की को आर्यन के ऑफिस में जाता देखकर हैरान थे। ऊपर से माही को देखकर सब लोग अंदाजा लगा रही थे कि वह बहुत ही खूबसूरत है। ये विराज सर बॉस के केबिन में उस लड़की को क्यों लेकर जा रहे हैं? एक लड़की ने कहा। पता नहीं, शायद वह लड़की बॉस के लिए स्पेशल है, इसीलिए ही विराज सर उन्हें बॉस के कैबिन में लेकर गए हैं। आर्यन के केबिन में विराज ने माही से कहा, भाभी आप यहाँ पर बैठिए, बॉस की मीटिंग खत्म होने ही वाली है, वह थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी, तुम अपना काम कर लो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, माही ने कहा। ठीक है, विराज ने कहा और फिर वहां से अपना काम करने के लिए चला गया। माही केबिन में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। जब वो मैगजीन पढ़ते हुए बोर हो गई, वो आर्यन के ऑफिस को देखने लगी। आर्यन का ऑफिस ग्रे और वाइट कलर का था। वहां पर साइड में बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी और डेस्क पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। माही आर्यन की चेयर पर जाकर बैठ गई। चेयर के पीछे की पूरी दीवार ग्लास की थी। वहां से मुंबई का खूबसूरत शहर दिख रहा था। अभी शाम होने के कारण पूरे शहर में रोशनी हो रखी थी। माही आर्यन के लैपटॉप में इश्क की दास्तां मूवी का ट्रेलर देखने लगी। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। माही ने उस तरफ देखा तो वहां पर आर्यन था। माही ने अभी भी मास्क लगा रखा था, पर आर्यन माही को देख पहचान गया। माही ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर सीधे आर्यन के गले लग गई। तभी माही ने देखा आर्यन के पीछे कुछ लोग खड़े हैं। उन्हें देख माही को एहसास हुआ शायद उसने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। वह पीछे होने लगी, पर आर्यन ने उसे खुद से दूर नहीं जाने दिया और उसे कस के अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब आर्यन ने माही को छोड़ा, तब माही जल्दी से आर्यन से अलग होकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। आर्यन उसकी तरफ देख मुस्कुराया, फिर उसने बिना पीछे देखे उन लोगों से कहा, आप सब लोग जा सकते हैं। वह लोग जो कब से वहां पर शॉक में खड़े थे, आर्यन की आवाज सुन वो होश में आए और जल्दी से वहां से चले गए। उन सबके जाने के बाद आर्यन माही के पास आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि आपके साथ कोई और भी आ जाएगा, माही ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। पर बेचारे उन लोगों का क्या हुआ होगा? वो लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूँ, माही ने कहा। वो सब बस सिर्फ थोड़े दिन तक बात करेंगे और कंपनी से बाहर ये बात नहीं जाएगी, तुम चिंता मत करो, आर्यन ने कहा और माही को अपनी चेयर पर बैठाया। लैपटॉप पर अभी भी मूवी का ट्रेलर चल रहा था। उसे देखा आर्यन ने कहा, ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हाँ, अभी 5 मिनट पहले ही हुआ है, माही ने कहा। आर्यन ने लैपटॉप पर फिर से ट्रेलर को प्ले किया और चेयर के ऊपर अपने दोनों हाथ रख उसे देखने लगा। ट्रेलर में माही का स्क्रीन टाइम नेहा के जितना ही था। माही का रोल बहुत ही ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अभी ट्रेलर को रिलीज हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया, आर्यन ने माही के गाल पर किस कर कहा। माही चेयर से खड़ी हुई और आर्यन से कहा, हम घर कब चलेंगे? अभी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है, उसके बाद हम घर चलेंगे। तब तक तुम या तो ऑफिस को देख लो या वहाँ रूम है, वहाँ पर जाकर आराम कर लो, आर्यन ने कहा। आप काम कर लीजिए, मैं तब तक थोड़ी देर सो जाती हूँ।
माही ने कहा और जाकर सोफे पर लेट गई। शूटिंग करने की वजह से थकान के कारण और रात ठीक से ना सो पाने के कारण 5 मिनट में माही को नींद आ गई। आर्यन ने जल्दी से अपना काम खत्म किया। उसने जब माही की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन ने बड़े ही आराम से माही को अपनी गोद में उठाया और ऑफिस से बाहर आ गया। आर्यन की गोद में किसी लड़की को देख बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट गया। आर्यन ने माही के ऊपर अपना जैकेट डाल रखा था, इसलिए कोई भी माही का चेहरा नहीं देख पाया। सभी लोग माही का चेहरा देखने की ही कोशिश कर रहे थे। आगे कुछ दिनों में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई नए सस्पेंशन और एक्शन सीन्स भी होंगे। CH 117 लापता माही। आर्यन ने बड़े ही आराम से माही को अपनी गोद में उठाया और ऑफिस से बाहर आ गया। आर्यन की गोद में किसी लड़की को देख बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट गया। आर्यन ने माही के ऊपर अपना जैकेट डाल रखा था, इसलिए कोई भी माही का चेहरा नहीं देख पाया। सभी लोग माही का चेहरा देखने की ही कोशिश कर रहे थे। आर्यन ने बहुत ही आराम से माही को कार में बैठा है और ड्राइवर से घर चलने के लिए कहा। जब वो लोग घर पहुंचे तब माही की भी नींद खुल गई। लगता है तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए तुम ऐसे सो गई, आर्यन ने कहा। माही ने नींद में ही उसे जवाब दिया। चलो डिनर करके तुम आराम से सो जाना, आर्यन ने कहा। डिनर के बाद माही बेड पर सो गई और आर्यन उसके पास ही बेड पर बैठकर कुछ पेपर को पढ़ने लगा। आर्यन ने एक हाथ में पेपर पकड़ रखे थे और अपने दूसरे हाथ से माही के बालों को सहला रहा था। आर्यन के ऐसा करने से माही को बहुत जल्दी ही नींद आ गई। वह फिर से गहरी नींद में सो गई। सुबह अभी विधि को लेने उसके अपार्टमेंट में आया। उसे देखकर विधि ने उससे पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? विधि बहुत ही नर्वस थी। वह पहली बार अभी के घर उसकी फैमिली से मिलने जो जा रही थी। विधि ने एक ब्लू कलर का लॉन्ग सूट पहन रखा था। नहीं, कोई भी कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, अभी ने कहा। मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तो लगूंगी ना? विधि ने घबराते हुए पूछा। तुम इतना नर्वस मत हो, सब ठीक ही होगा, वैसे भी मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, अभी ने कहा। विधि ने घबराते हुए कहा। अभी विधि को लेकर कर जिंदल मिशन आ गया। कार से उतर विधि बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ये देख अभी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विधि ने अभी की तरफ देखकर अपनी गर्दन हमें हिला दी। विधि ने देखा अभी का घर भी बहुत बड़ा था। आखिर जिंदल परिवार भी देश के टॉप 10 रईसों में से एक था। हॉल में एक 50 साल का आदमी सोफे पर बैठा था। उसके बगल में ही लगभग एक 45 साल की महिला बैठी थी। अभी कुछ कुछ उनकी तरह ही दिखता है। ये देखकर विधि समझ गई कि ये दोनों अभी के मॉम डैड है। दूसरे सोफे पर एक 29-30 साल की औरत बैठी थी। विधि सबको बहुत ध्यान से देख रही थी। अभी उसे सबके पास लेकर आ गया। तो ये है मेरी होने वाली बहू, अभी की मॉम ने मुस्कुराते हुए विधि को देख कहा। हाँ मोम, ये है विधि, आपको कैसी लगी मेरी पसंद? अभी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। इस पर अभी के डैड ने कहा, तुम्हें एक बार फिर से सोचने की जरूरत है इस बारे में। ये सुन अभी ने कहा, मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ, विधि ही मेरे लिए सही रहेगी और मैं इसी से शादी करूंगा। देवेश जिंदल ने अभी को घूरते हुए कहा, मैं तुमसे नहीं विधि से पूछ रहा हूँ कि वह श्योर तो है ना तुम जैसे गधे से शादी करने के लिए। विधि को ये सुनकर हंसी आ गई। आप इस तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, वह भी अपनी होने वाली बहू के सामने। अभी ने मुंह बनाकर कहा। किसने कहा विधि हमारी बहू है? वो हमारी बहू ने बेटी है, अभी की मॉम मधु ने मुस्कुराकर कहा और विधि का हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठा लिया। विधि को भी अभी के मॉम डैड बहुत अच्छे लगे। विधि, ये है मेरी प्यारी सी भाभी, इनका नाम दीपिका है, अभी ने कहा। नमस्ते भाभी, विधि ने दीपिका से कहा। विधि, तुम याद रखना, तुम मेरी देवरानी बनोगी और मैं तुम्हारी जेठानी। अब इतनी मुश्किल से तो मुझे देवरानी मिली है, तो मैं तुम पर बहुत सारे हुक्म चलाऊंगी, दीपिका ने कहा। वो विधि से मजाक कर रही थी। विधि उन्हें देखकर मुस्कुरा दी।
वह सब लोग मिलकर विधि के साथ बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जब विधि के जाने का वक्त हुआ, तब मधु ने उसके गाल पर हाथ रख कहा, बेटा हमसे मिलने आती रहा करो। जी आंटी, विधि ने स्माइल कर कहा और अभी के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मधु ने कहा, मुझे तो विधि बहुत अच्छी लगी। हाँ मॉम, आप सही कह रही है, अभी ने अपने लिए सही लड़की को पसंद किया है। विधि एक अच्छी लड़की है, वरना मुझे तो लगा था कहीं अभी अपने लिए सनाया जैसी लड़की को पसंद ना कर ले। दीपिका ने कहा, सनाया अभी को नहीं आर्यन को पसंद करती है, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे अभी को विधि जो मिल गई। देवेश ने कहा, नंदिन की तबीयत आज खराब थी, इसीलिए माही खुद कार से सेट के लिए घर से निकल गई। माही को बहुत अजीब लग रहा था, उसे सुबह से ही कुछ बुरा होने की फीलिंग आ रही थी। तभी उसने देखा कि उसके कार के पीछे एक कार आ रही थी, जो थोड़ी देर से माही की कार का पीछा कर रही थी। ये देख माही की आंखें छोटी हो गई। माही ने कार सेट की तरफ ना ले जाकर उसने कार सुनसान रास्ते की तरफ ले ली। ये लोग कोई नॉर्मल गुंडे नहीं लग रहे हैं। वह लोग जिस तरीके से माही का कार का पीछा कर रहे थे, वो लोग प्रोफेशनल थे। माही ने अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और ब्लूटूथ को अपने कान में लगा। उसने रोनित को कॉल किया। हाय माही, तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई? रोनित ने कहा। माही ने उसकी बात को बीच में ही काट कर कहा, रोनित, एक कार मेरी कार का पीछा कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। मैं तुम्हें कार का नंबर बताती हूँ, तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बताओ। ठीक है, रोनित ने कहा और कार का नंबर नोट करने लगा। ये कार एक रूपेश नाम के लड़के की है, पर जब मैंने उसकी डिटेल अच्छे से चेक की तो मुझे पता चला है ये जॉन की गैंग का ही एक आदमी है। माही, तुम्हें वहां से निकलना चाहिए, पता नहीं शायद ये कोई जाल हो तुम्हारे लिए। रोनित ने जल्दबाजी में माही से फोन पर कहा। इट्स टू लेट, माही ने कार के सामने देखकर कहा, जहां से दो कार आ रही थी। माही ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके पीछे भी दो कार थी। तभी पीछे की कार से फायरिंग स्टार्ट हो गई। माही ने अपनी कार में से निकाली और रियर व्यू मिरर में देखकर अपने पीछे आ रही कार के टायर पर निशाना लगा दिया। वह कार जाकर सीधे पेड़ से टकरा गई। माही ने सामने से आ रही तेज स्पीड कार के दोनों टायर पर फायर किया। वह कार हवा में उछल गई। माही ने जल्दी से उस कार के नीचे से अपनी कार निकाली। वह कार जाकर पीछे बहुत बुरी तरीके से रोड पर गिर गई। माही ऐसे ही उन कार पर फायर कर रही थी, पर जल्दी ही उसकी गन की सारी गोलियां खत्म हो गई। माही के सामने अब दो नहीं बहुत सारी कार थी। पीछे से भी गाड़ियों ने उसे घेर लिया था। माही को पता चल गया वो यहाँ से नहीं निकल सकती है। उसने अपनी कार रोकी और कार से बाहर आ गई। उन सबके हाथ में गन थी। माही उन सबसे लड़ने लगी ताकि वो कैसे भी करके इन लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकल सके। माही अकेली होने के बावजूद भी उन लोगों को अच्छा मुकाबला दे रही थी। माही उन सबसे लड़ ही रही थी कि तभी एक बुलेट आकर माही के पैर पर लगी। माही के पैर लड़खड़ा गए। माही ने सामने देखा तो 30 साल का आदमी, जिसके गोल्डन कलर के बाल थे, उसने कानों में एक ईयरिंग पहन रखी थी। माही को देख उसने हंसते हुए कहा, MK अंडरवर्ल्ड की दुनिया की माफिया क्वीन, जिसे किसी ने भी नहीं देखा है, आज मेरे सामने खड़ी। माही ने उसे देख मुस्कुराकर कहा, मुझे तो लगा था मैंने तुम्हारा काम उस दिन खत्म कर दिया है, पर कोई बात नहीं, इस बहाने से मैं तुम्हें वापस से मार पाऊंगी। तुम जैसी खूबसूरत सी लड़की के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती है। शायद मैं तुमसे प्यार करने के लिए मौत के मुंह से वापस आया हूँ। जॉन ने माही की तरफ देखकर कहा, तुम इतनी जल्दी भूल गए मैंने तुम्हारे छोटे भाई को मारा है। ठीक उसी तरीके से मैं तुमको भी एक दर्दनाक मौत दूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। माही ने जॉन की तरफ देख गुस्से में कहा। उसकी आंखों में कहीं से भी डर नहीं दिख रहा था। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉन के सामने खड़ी थी। तुम्हारी इन काली आंखों में मुझे डर देखना है। मैं तुमको तब तक तड़पाऊंगा जब तक मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ नजर न आए। तुमने जिस तरीके से मेरे भाई को मारा था, मैं तुम्हें उससे भी बुरी मौत दूंगा। जॉन ने नफरत से माही को घूरते हुए कहा और माही के एक बाजू पर गोली चला दी।
माही के पैर और हाथ से खून निकल रहा था, फिर भी माही ने मुस्कुराते हुए जॉन से कहा, मेरी इन आंखों में तुम्हें कभी डर या खौफ नजर नहीं आएगा। आएगा, बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, जॉन ने कहा और वहां से चला गया। उसके आदमी माही को लेकर वहां से चले गए। रोनित ने जल्दी से वीके के पास जाकर उन्हें माही के बारे में बताया। सब लोग वहीं पर थे। ये सुनकर सब टेंशन में आ गए। जॉन के इंडिया आने के बारे में हमें पता कैसे नहीं चला? विवेक ने पूछा। क्योंकि जॉन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि हमें इस बारे में कोई भी खबर ना लगे। वह प्राइवेट जेट से यहाँ पर आया है। वह 2 दिन पहले ही आया था, रोनित ने कहा। पर उसने इतनी जल्दी माही के बारे में कैसे पता लगाया? तान्या ने पूछा। उसने पहले माही का चेहरा देखा हुआ है, पर पता नहीं उसने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया। 2 दिन में माही के बारे में पता लगाना भी आसान नहीं, मोहित ने कहा। तुम सब लोग हर जगह माही को ढूंढो। हो सकता है जॉन माही को मुंबई से बाहर भी ले जाए। हमें उसे मुंबई के बाहर जाने से पहले ही रोकना होगा, वीके ने सीरियसली कहा। सब लोग जल्दी ही माही को ढूंढने के लिए निकल गए। पूरे इंडिया में उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग थे, सबको माही को ढूंढने के लिए लगा दिया। दूसरी तरफ आमिर ने सुरभि को फोन किया। हेलो डायरेक्टर आमिर, सुरभि ने कॉल उठाकर कहा। हाय सुरभि, वह मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया था कि माही की तबीयत तो सही है ना? वो आज अभी तक सेट पर नहीं आई है और वह मेरे कॉल का भी जवाब नहीं दे रही है। ये सुन सुरभि हैरान रह गई। उसने कहा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताती हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और माही को कॉल किया। माही सुरभि का भी फोन नहीं उठा रही थी। सुरभि ने फिर नंदिनी को कॉल किया। हेलो नंदिनी, तुम कहाँ पर हो? मैं तो घर पर हूँ, क्यों, क्या हुआ? नंदिनी ने कॉल पर कहा। माही और तुम अभी तक सेट पर क्यों नहीं पहुंची? सुरभि ने कहा। ये सुन नंदिनी ने घड़ी में देखा, अभी दोपहर के 12 बज रहे थे। ये देख उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या माही भाभी अभी तक सेट पर नहीं पहुंची? नहीं। पर तुम माही को भाभी क्यों कह रही हो? सुरभि ने पूछा। ये सुन नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। पर तुम माही के साथ आज क्यों नहीं गई? सुरभि ने पूछा। वह मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए माही मैम ने मुझे आज आराम करने के लिए कहा, नंदिनी ने कॉल पर कहा। ठीक है, अगर तुम्हें माही के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है, सुरभि ने कहा। कॉल कट होने के बाद नंदिनी ने कई बार माही को कॉल किया, पर माही का फोन कार में रह गया था, इसलिए माही किसी के भी फोन का जवाब नहीं दे सकती थी। नंदिन को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आई। नीचे हॉल में ही देव और आर्यन मिलकर बात कर रहे थे। भाई, नंदिनी ने नीचे आते हुए कहा, इस छिपकली को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों नीचे आ रही है? देव ने नंदिन को देखते हुए कहा। नंदिन जल्दी नीचे आई और आर्यन की तरफ देखकर कहा, भाई, भाभी कहीं पर मिल नहीं रही है, पता नहीं वह कहाँ पर चली गई। ये सुन देव और आर्यन दोनों हैरान रह गए। आगे कुछ दिनों में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई नए सस्पेंशन और एक्शन सीन्स भी होंगे। CH 118 एलेक्स। नीचे हॉल में ही देव और आर्यन मिलकर बात कर रहे थे। भाई, नंदिनी ने नीचे आते हुए कहा, इस छिपकली को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों नीचे आ रही है? देव ने नंदिन को देखते हुए कहा। नंदिन जल्दी नीचे आई और आर्यन की तरफ देखकर कहा, भाई, भाभी कहीं पर मिल नहीं रही है, पता नहीं वह कहाँ पर चली गई। ये सुन देव और आर्यन दोनों हैरान रह गए। क्या मतलब माही का पता नहीं चल रहा है? आर्यन ने पूछा। वो अभी सुरभि का कॉल मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया। भाभी अभी तक सेट पर नहीं पहुंची है। सुरभि ने उन्हें कई बार कॉल किया, पर भाभी ने उसके कॉल का जवाब नहीं दिया। मैंने भी भाभी को कई बार कॉल किया, पर वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। नंदिनी ने की सांस में सब कुछ कह दिया। हो सकता है भाभी पाखी या विधि के पास गई हो, देव ने कहा। रुको, मैं उन दोनों को कॉल करके अभी पूछती हूँ, नंदिनी ने कहा और पाखी विधि को कॉल कर पूछने लगी। कॉल पर बात करने के बाद नंदिनी ने परेशान होते हुए कहा, भाभी उन दोनों के पास भी नहीं है। आर्यन ने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया
और उसमें कुछ करने लगा देव। और नंदिनी आर्यन को देखने लगे। 5 मिनट बाद ही आर्यन ने कहा, माही की कार शहर के बाहर है, मुझे वहां पर जाना होगा। यह कहकर आर्यन वहां से चला गया। भाभी ठीक तो होंगी ना? नंदिनी ने देव से पूछा। हाँ, तुम चिंता मत करो, भाई सब संभाल लेंगे, उनके होते हुए भाभी को कुछ भी नहीं होगा। देव ने कहा, मैं भाई के पीछे जाता हूँ। देव ने कहा, मैं भी आपके साथ आऊंगी। नंदिनी ने कहा, नहीं, तुम्हें यही घर पर ही रहना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं जाकर आता हूँ। देव ने कहा और फिर वहां से निकल गया। आर्यन जब माही के कार वाली लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा वहां पर पुलिस थी। ये देख आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जल्दी से कार से बाहर आया। उसने देखा तो बाहर कई गाड़ियां बहुत बुरी हालत में पड़ी थी। कुछ गाड़ियों की हालत तो इतनी बुरी थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। तभी आर्यन को साइड में माही की कार पार्क दिखी। आर्यन कार के पास गया। उसने देखा कार का दरवाजा खुला था। कार में एक गन और माही का फोन पड़ा था। आर्यन ने गन को अपने हाथ में लिया। उसने देखा गन में एक भी बुलेट नहीं थी। आर्यन कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ वीके हॉल में बैठकर कब से माही के बारे में किसी खबर का इंतजार कर रहे थे। वीके तान्या ने माही के फोन वाली लोकेशन पर जाकर चेक किया, पर वहां सिर्फ कुछ डैमेज कार ही थी। माही की कार भी वहां पर थी, पर माही का कोई भी नामोनिशान नहीं था। वहां पर तान्या को कोई भी क्लू नहीं मिला। वह दूसरी जगह जाकर माही को ढूंढ रही है। मैंने सारे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को भी हैक करके उनके बारे में पता करने की कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता वह लोग अभी यहाँ से बाहर गए हैं। अभी तक किसी को भी माही के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, रोनित ने कहा। ये सुन वीके के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपने मन में कहा, राधा में माही को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने रोनित से कहा, जाकर तुरंत पता करो, आर्यन सिन्हा रजावत अभी कहाँ पर है। ये सुन रोनित को बहुत अजीब लगा। वीके को इस वक्त आर्यन की जगह माही के बारे में सोचना चाहिए, पर रोनित ने कुछ भी नहीं कहा और लैपटॉप पर आर्यन के फोन को हैक करने लगा। 10 मिनट बाद रोहित ने कहा, आर्यन के फोन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फिर भी मैंने कैसे भी करके फोन हैक कर लिया है। अभी आर्यन कहाँ पर है वो पता लगा लिया है। मैं आपको उसकी लोकेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो, वीके ने कहा और बाहर की तरफ जाने लगा। 10 मिनट बाद रोनित ने आर्यन की कार को ओवरटेक कर अपनी कार को आर्यन की कार के सामने रोक दिया। आर्यन, जो माही के लापता होने से परेशान था, किसी कार को अपना रास्ता रोकता देख वो जल्दी से अपनी कार से बाहर आया। रोनित भी कार से बाहर आया और उसने वीके के लिए दरवाजा खोला। आर्यन ने जब वीके को देखा तब उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह अपने इमोशंस को छिपाने में बहुत माहिर था। आप यहाँ? आर्यन कैसे कहा। वीके आर्यन के पास आए। रोनित दूर ही खड़ा उन दोनों की तरफ देख रहा था। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो, पर मैं तुमसे माही के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, वीके ने कहा। माही के बारे में आपको क्या बात करनी है? आर्यन ने कहा। माही ही अंडरवर्ल्ड की माफिया क्वीन एमके है, वीके ने कहा। ये सुन आर्यन ने हैरानी से वीके की तरफ देखा। उसे अंदाजा तो था कि माही उससे कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा है माही के बारे में जो उसे अभी तक नहीं पता है, पर वो ये नहीं जानता था कि माही माफिया की क्वीन एमके होगी। मुझे पता है माही तुम्हारी वाइफ है, पर अभी तुम्हारे लिए ये जाना बहुत जरूरी है कि वो अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है, वीके ने कहा। आर्यन ने वीके की तरफ देख उनसे पूछा, मुसीबत? माही कहाँ पर है और आप कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हैं? जॉन ने माही को किडनैप कर लिया है। माही ने जॉन के छोटे भाई को मारा था। जॉन और उसकी गैंग लड़कियों का बिजनेस और ड्रग्स जैसे कई बुरे काम करती है। माही ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद जॉन को अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनने दिया। माही ने उसके सारे कामों को भी बंद करवा दिया, इसीलिए जॉन माही से अपना बदला लेना चाहता है, वीके ने कहा। जॉन कहीं रॉबर्ट का बेटा तो नहीं है? आर्यन ने पूछा। हाँ, तुम सही हो, जॉन रोबोट का ही बेटा है। जॉन के केवल 2 ही मकसद है, एक माही और एलेक्स को मारना और दूसर अंडरवर्ल्ड का किंग बनना।
माही को तो उसने ढूंढ लिया पर एलेक्स को वो अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। वीके ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। ये सुन आर्यन ने एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज जॉन एलेक्स से जरूर मिलेगा और अपनी मौत से भी। मुझे पता है तुम माही को कुछ भी नहीं होने दोगे। अब मैं माही की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, वीके ने कहा। आर्यन ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया और जल्दी से वहां से चला गया। आगे कुछ दिनों में कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कई नए सस्पेंशन और एक्शन सीन्स भी होंगे। CH 119 आर्यन ही माही के लिए बेस्ट है। हाँ, तुम सही हो। जॉन रोबोट का ही बेटा है। जॉन के केवल 2 ही मकसद है, एक माही और एलेक्स को मारना और दूसर अंडरवर्ल्ड का किंग बनना। माही को तो उसने ढूंढ लिया पर एलेक्स को वो अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। वीके ने आर्यन की तरफ देखकर कहा। ये सुन आर्यन ने एक बहुत ही खतरनाक मुस्कान देते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज जॉन एलेक्स से जरूर मिलेगा और अपनी मौत से भी। मुझे पता है तुम माही को कुछ भी नहीं होने दोगे। अब मैं माही की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, वीके ने कहा। आर्यन ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया और जल्दी से वहां से कार लेकर चला गया। मुझे पता है तुम माही को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, वीके ने आर्यन को जाते हुए देख अपने मन में कहा। क्या आपको पूरा यकीन है आर्यन माही को ढूंढ लेगा? रोनित ने वीके के पास आकर कहा। हाँ, अब केवल एक आर्यन ही है जो माही को ढूंढ सकता है। तुम तान्या और बाकी सबको कह दो कि वह सब आर्यन को फॉलो करें और जब आर्यन जॉन तक पहुंच जाए तो वह उसकी मदद करें, वीके ने रोनित से कहा। ठीक है, रोनित ने कहा और सबको कॉल कर बता दिया। किसी को भी वीके का यह फैसला समझ में नहीं आया पर कोई भी वीके से सवाल नहीं कर सकता था। आर्यन ने कार में बैठकर किसी को फोन किया। मुझे 5 मिनट में माही की लोकेशन बताओ। ओके बॉस, मैं आपके फोन में लोकेशन शेयर कर दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई। कॉल कट होने के बाद आर्यन ने मानव को कॉल कर कहा, क्या तुम मुंबई पहुंच गए? हाँ, बस मैं अभी कार में बैठा हूँ। हमारी पूरी टीम रेडी है। मैंने ऋषभ को भी कॉल कर दिया। मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, मानव ने कहा। कॉल कट होने के बाद आर्यन ने खुद से ही कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जॉन, जो तुमने मेरी माही को किडनैप कर लिया। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद आर्यन की कार के पास एक कार आई। उसमें से मानव बाहर आया। आर्यन भी अपनी कार से बाहर आ गया। बस हेलीकॉप्टर आने ही वाला है। बाकी के टीम मेंबर और ऋषभ हमें लोकेशन पर ही मिलेंगे, मानव ने कहा। आर्यन ने कहा। उसके लिए हर एक सेकंड निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे माही की बहुत फिक्र हो रही थी। माही, मैं आ रहा हूँ, आर्यन मैंने अपने मन में ही कहा। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आने लगा। आर्यन और मानव हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले गए। दूसरी जॉन माही को एक जंगल के बीच में बने गोडाउन में ले गया। माही जमीन पर बैठी थी। लड़ाई करने के कारण उससे बहुत चोटें लग गई थी और उसके बाजू और पैर में से भी खून निकल रहा था। फिर भी माही के चेहरे पर कहीं से भी डर या दर्द नहीं दिखाई दे रहा था। माही के सामने ही जॉन बैठा था। माही ने जॉन की तरफ देखकर कहा, तुम अभी कोमा से बाहर आए हो और अब लगता है तुम इस बार अपनी टिकट भगवान के पास जाने के लिए कटवाने के लिए आई हो। के इस बार में नहीं, तुम जाओगी ऊपर। वैसे तुम्हें ये जाना नहीं चाहती कि मैंने तुम्हारे बारे में कैसे पता लगाया। रहने दो, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। मुझे अपने आदमी से पता चला तुम्हारी गैंग इंडिया में आ गई है, इसीलिए मुझे लगा तुम भी यहीं पर होगी। इसीलिए मैं बिना किसी को भी खबर लगे इंडिया आ गया। यहाँ आकर मुझे तुम्हारी मूवी के पोस्टर दिखे, तब मुझे पता चला तुम्हारे नाम यानी के का असली मतलब माही कपूर है और तुम यहाँ इंडिया में छोटी सी एक्ट्रेस हो जो अभी अभी ही फिल्म इंडस्ट्री में आई है। किसी को भी नहीं पता तुम माफिया क्वीन हो, जॉन ने हंसते हुए कहा। फिर उसने माही के पैर, जहाँ पर गोली लगी हुई थी, वहां पर अपने पैर से दबाया। माही को बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने होठों को अपने दांतों से दबा लिया और अपने मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकलने दी। माही ने अपनी आंखें बंद कर अपने मन में कहा, आर्यन आप कहाँ हो? आपको तो अभी पता भी नहीं होगा मेरे बारे में, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे है आप आओगे। कब तक सहन करती रहोगी?
आखिर तुम भी तो एक इंसान ही हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। जॉन ने हंसते हुए कहा और अपना पैर हटा लिया। माही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तुमको पता है, मुझे तो पता भी नहीं था तुम मुझे आज मिल जाओगी, पर किस्मत देखो, मेरे एक आदमी ने तुम्हें आज ट्रैफिक सिग्नल पर देख लिया। जॉन ने कहा। माही तो महादेव को थैंक यू कह रही थी कि अच्छा हुआ आज नंदिनी उसके साथ नहीं आई थी, वरना पता नहीं क्या होता। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। माही ने जॉन की आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा तुम्हें लगता है, पर यहाँ पर कोई भी तुमको बचाने नहीं आ पाएगा। इस जगह के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं है, जॉन ने कहा। तभी वहां पर कुछ आवाजें आने लगी। आवाज सुन माही ने मुस्कुराकर कहा, शायद किसी को तुम्हारी जगह के बारे में पता चल गया है। जॉन ने अपने आदमी से कहा, बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। बाहर आर्यन आ गया था, उसके साथ लगभग 50 से ज्यादा आदमी थे जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। उन सबके हाथ में AK-47 और मशीन गन थी। आर्यन, मानव और ऋषभ आगे चल रहे थे। आर्यन के लोगों ने पूरी जगह को घेर लिया था। वह सब बाहर जितने भी जॉन के आदमी खड़े थे उन सबको मार रहे। आर्यन अपने दोनों हाथों से गन चला रहा था। वो बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसके सामने जो कोई भी आ रहा था, आर्यन उसे मौत के घाट उतार रहा था। माही अंदर ये सोच रही थी कि शायद वीके और बाकी सब लोग आए हैं। बाहर से फायरिंग की आवाज में आते थे। जॉन ने अपने आदमी से कहा, बाहर क्या हो रहा है? कौन है जो ऐसे हम पर हमला कर रहा है? इस जगह के बारे में कैसे पता चला किसी को? उसके आदमी कुछ भी जवाब देते उससे पहले ही एक बुलेट आकर सीधे जॉन की बाजू पर लगी। जॉन ने अपनी बाजू पर हाथ रख उस तरफ देखा जहां से आर्यन बिना कोई एक्सप्रेशन के अंदर आ रहा था। आर्यन का चेहरा बहुत कठोर था, उसके हाथ में पकड़ी गन और उसकी आंखें उसे और भी डरावना बना रहा थी। आर्यन को देख जॉन ने कहा, आर्यन रजावत यहाँ कैसे? आर्यन ने अंदर आकर पूरे गोडाउन में अपनी नजर घुमाई। उसे एक साइड में माही जमीन पर पड़ी दिखी। माही को देखा, आर्यन की आंखें एकदम लाल हो गई। माही के पूरे कपड़े खून से सने हुए थे, फिर भी माही आर्यन की तरफ देख मुस्कुरा रही थी। आर्यन को वहां पर देख माही को बहुत खुशी हुई। उसकी आंखों से आंसू जो उसने अब तक रोक रखे थे वह झरने की तरह बहने लगे। माही की ऐसी हालत देख और उसकी आंखों में आंसू देख आर्यन की नशे गुस्से में दिखने लगी। तब तक मानव, ऋषभ और बाकी सब भी अंदर आ गए थे। अब तक जॉन के सारे आदमी को मार दिया था ऋषभ ने। जब माही को देखा तो उसने अपने पास खड़े मानव से धीरे से कहा, इन लोगों ने भाभी को चोट पहुंचाकर सही नहीं किया। अब आर्यन इन्हें धरती पर ही नर्क दिखाकर रहेगा, पता नहीं इसे अब कितनी दर्दनाक मौत मिलेगी। जॉन अपनी गन निकाल आर्यन को शूट करने वाला था कि आर्यन ने गुस्से में जॉन के दोनों पैरों में गोली चला दी। जॉन जमीन पर गिर गया। आर्यन सिन्हा, रजावत तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? जॉन ने दर्द में आर्यन से कहा। आर्यन जॉन के पास आया और उसके चेहरे पर एक मुक्का मार कर कहा, क्योंकि तुमने जिसे पकड़ रखा है वह मेरी बीवी है। ये सुन जॉन एक पल के लिए तो हैरान ही रह गया। फिर आर्यन ने एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने सुना है तुम एलेक्स से मिलने के लिए बहुत बेताब हो, तो लो आज एलेक्स खुद तुम्हारे पास आया है। ये सुन जॉन हैरानी में आर्यन की तरफ देखने लगा। जॉन में अपने हाथ में पकड़ी गन से आर्यन पर गोली चलाने लगा, पर इससे पहले ही आर्यन ने उसके हाथ पर गोली चला दी जिसमें जॉन ने गन पकड़ रखी थी। जॉन फिर भी गुस्से में गोलियां लगी हुई थी। माही भी हैरानी में अपनी आंखें बड़ी कर आर्यन को ही देख रही थी। उसे नहीं पता था आर्यन ही एलेक्स जिससे वह एडमायर करती है। आर्यन ने ऋषभ और मानव की तरफ देखकर कहा, इसे यहाँ से लेकर जाओ, इससे मैं बाद में डील करूंगा। फिर आर्यन माही के पास गया। माही आर्यन को देख इतने दर्द में भी मुस्कुरा रही थी। माही की हालत देख आर्यन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने तुरंत माही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। तान्या, विवेक, मोहित, पंकज जो अभी वहां पर पहुंचे थे वो अंदर ही जा रहे थे कि उन्हें आर्यन माही को अपनी गोद में लेकर बाहर आता दिखा।
आर्यन बिना किसी पर भी ध्यान दिए जल्दी तेज कदमों से माही को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। आर्यन ने माही को ढूंढ ही लिया। माही सही कहती है, उसका आर्यन सबसे बेस्ट है, तान्या ने कहा। उसकी आंखों में पानी आ गया था। हाँ, माही ने आर्यन से शादी कर एकदम सही किया। उसे आर्यन के अलावा कोई भी प्रोटेक्ट और खुश नहीं रख सकता है। मोहित ने कहा, वह ये सब कहना तो नहीं चाहता था, पर खुद को ये सब कहने से रोक भी नहीं पाया। मुझे तो लगा था आर्यन सिन्हा रजावत सिर्फ एक बिजनेसमैन है, पंकज ने कहा। तभी गोडाउन में से ऋषभ और मानव बाहर आए। उनके पीछे उनके आदमियों ने जॉन को पकड़ रखा था। तान्या और बाकी सब लोगों को देखकर ऋषभ ने कहा, तुम सब माही भाभी के दोस्त हो ना? हाँ, हमें यहाँ पर पहुँचने में थोड़ी देर हो गई। आर्यन जीजू ने पहले ही माही को बचा लिया। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको भाभी से मिलना होगा ना, तुम सब हमारे साथ चलो, वहाँ तुम भाभी से मिल लेना। मानव ने कहा। विवेक ने कहा। वो सब भी आर्यन के घर चले गए। हेलीकॉप्टर में माही ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था आप लड़ते हुए इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आर्यन अपनी गहरी आंखों से माही को घूरने लगा। ये देख माही एकदम से चुप हो गई। आर्यन माही को लेकर बहुत परेशान था। उससे माही की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने माही को अपने गले लगा लिया। माही भी आर्यन की हालत समझ रही थी। माही ने आर्यन के गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं ठीक हूँ। इतना कहते हुए माही धीरे धीरे बेहोश होने लगी। माही को बेहोश होता देख आर्यन ने माही के गाल थपथपाते हुए कहा, माही अपनी आंखें खोलो। तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, पर माही बेहोश हो चुकी थी। जल्दी ही वो लोग घर आ गए। आर्यन माही को लेकर सीधा अपने रूम में चला गया। वहां पर देव, नंदिनी पूरी डॉक्टर की बेस्ट टीम के साथ पहले से ही मौजूद थे। माही की हालत देखकर नंदिनी बहुत डर गई थी। उसने रोते हुए देव से कहा, भाई भाभी को क्या हुआ? वह ठीक तो हो जाएगी ना? तुम शांत हो जाओ, नंदू भाभी ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। देव ने नंदिनी को गले लगाकर उसे शांत करते हुए कहा, पर उसके खुद के भी आंखों के कोने गीले हो गए थे। CH 120, माही ठीक है। जल्दी ही वो लोग घर आ गए। आर्यन माही को लेकर सीधा अपने रूम में चला गया। वहां पर देव, नंदिनी पूरी डॉक्टर की बेस्ट टीम के साथ पहले से ही मौजूद थे। माही की हालत देखकर नंदिनी बहुत डर गई थी। उसने रोते हुए देव से कहा, भाई भाभी को क्या हुआ? वो ठीक तो हो जाएगी ना? तुम शांत हो जाओ, नंदू भाभी ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। देव ने नंदिनी को गले लगाकर उसे शांत करते हुए कहा, पर उसके खुद के भी आंखों के कोने गीले हो गए थे। जब ऋषभ, मानव और बाकी सब वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा घर के हॉल में वीके, रोनित, देव और नंदिनी बैठे थे। तान्या, विवेक, पंकज, मोहित तो वीके और रोनित को वहां पर देखकर हैरान थे। ऋषभ ने देव से पूछा, आर्यन कहाँ पर है? देव ने ऋषभ की तरफ देख कहा, भाई भाभी के साथ रूम में है, डॉक्टर भाभी का इलाज कर रहे हैं। ऋषभ ने कहा। विकी ने देखा, विवेक और बाकी सब उसे ही देख रही है। उनकी आंखों में बहुत सारी सवाल थी। विक अपनी जगह से खड़े होकर बाहर की तरफ जाने लगे। उन्होंने जाते हुए रोनित से कहा, सब मेरे साथ आओ। वीके के साथ सब बाहर गार्डन में चले गए। मुझे पता है तुम सब मुझसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हो, तो पूछो, वीके ने सामने की तरफ देखते हुए कहा। वीके, आप आर्यन को कैसे जानते हैं? और आपने आर्यन को ही माही को ढूंढने के लिए क्यों कहा? विवेक ने पूछा। वीके ने गहरी सांस ली, फिर सबसे कहा, आर्यन ही एलेक्स है, इसीलिए मैंने आर्यन को माही को ढूंढने के लिए कहा था। ये सुन सब हैरान रह गई। क्या सच में आर्यन ही वो एलेक्स है जिसने 20 साल की छोटी उम्र में ही अंडरवर्ल्ड के किंग रॉबर्ट को मार डाला था? पंकज ने अपनी आंखें हैरानी में बड़ी कर कहा। हाँ, विक ने कहा। अब सबके मन में जो सवाल थे, उन्हें उनमें से आधे सवालों के जवाब मिल गए थे। सबको यही लगता था कि आर्यन केवल अमीर और एक बड़ा बिजनेसमैन है। रोबोट को मारने के बाद आर्यन अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनना चाहता था। उसे किंग बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उसने अंडरवर्ल्ड के किंग की जगह मुझे दे दी। आज आर्यन के साथ जो लोग जॉन पर अटैक करने के लिए गए थे, वो अल्फा टीम थी
जो आर्य ने खुद बनाई थी, दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। आज उनकी खुद की एक आर्मी है। ऐसा टीम के मेंबर अभी इंडियन आर्मी की हेल्प करते हैं मुश्किल मिशंस पर, वीके ने कहा। जैसे जैसे सब आर्यन के बारे में सुनते जा रहे थे, तब और भी हैरान होते जा रही थी। आगे तो तुम सब लोग जानते ही हो, माही भी माफिया क्वींस अपनी काबिलियत से ही बनी है। ये कहकर वीके फिर से अंदर चली गई। मतलब माही जो कि माफिया क्वीन है, उसने किसी एक बिजनेसमैन से ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के असली किंग से शादी की है, पंकज ने कहा। वाओ, आर्यन जीजू कितने ऑसम हैं, तान्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा। क्या माही को इस बारे में पता है? मोहित ने कहा। नहीं, वरना वो हम सब से ये नहीं छुपाती। रौनक ने कहा। माही को हाथ और पैर में गोली लगी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, विवेक ने कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब माही ऐसे घायल हुई हो। वो पहले भी कई बार इससे भी बुरी तरीके से इंजॉय हो चुकी है। वह एक फाइटर है, तान्या ने कहा। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। मोहित, तुम भी मेरे साथ चलो, विवेक ने कहा और मोहित के साथ वहां से चला गया। रूम में डॉक्टर ने आर्यन से डरते हुए कहा, मित्र जावत मैम की हालत अब ठीक है, अब उन्हें बस अच्छी तरीके से रेस्ट करने की जरूरत है, वह 10-15 दिन में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। हम, आर्यन ने कहा, फिर नीचे चले गए। डॉक्टर को दिखा देव ने अपनी जगह से खड़े होकर पूछा, डॉक्टर भाभी कैसी है अब? वो बिल्कुल ठीक है, 5 घंटे में उन्हें होश भी आ जाएगा, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। माही की हालत के बारे में जानने के बाद सब लोगों ने चैन की सांस ली। नंदू, तुम अब अपने रूम में जाकर आराम करो, भाभी अब ठीक है, वैसे भी उन्हें होश आते हुए आधी रात हो जाएगी, देव ने कहा। हम, नंदिनी ने कहा और अपने रूम में चली गई। विकी और बाकी सब भी वहां से चले गए। मैं भी अब घर जाता हूँ, वरना दादी बहुत सारी सवाल करेगी, ऋषभ ने कहा। हाँ, आप और मानव दोनों घर जाकर आराम कर लीजिए, देव ने कहा। ठीक है, हम सुबह आएंगे भाभी से मिलने के लिए, मानव ने कहा। फिर वह दोनों भी वहां से चली गई। आर्यन के बेडरूम में आर्यन माही का हाथ पकड़कर बैठा था। वह अपनी गहरी आंखों से एकटक माही को ही देखे जा रहा था। कई 5 घंटे बाद माही की पलकें हिलने लगी। माही ने धीरे अपनी आंखें खोली। तब उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा दिखा, जिसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थी। फिर भी माही को उन आंखों में अपने लिए फिक्र और बहुत सारा प्यार दिख रहा था। माही आर्यन को देख मुस्कुराई। तुम अब भी ऐसे मुस्कुरा कैसे सकती हो? आर्यन ने माही को घूरते हुए कहा। माही ने स्माइल करते हुए कहा था, जब मेरे पास आप जैसा हस्बैंड हो तो मैं तो हर वक्त मुस्कुराती ही रहूंगी ना। और आप क्या चाहते हैं? मैं उदास रहूं। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आवे ने माही के गाल पर हाथ रख पूछा। ये कहते वक्त आर्यन की आंखें हल्की नम हो गई थी, पर उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। माही ने देख लिया था। माही ने कहा, मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है, वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब मुझे चोट लगी है। आर्यन ने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसने माही की तरफ देख कहा, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर आर्यन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब आर्यन वापस रूम में आया तब उसके हाथ में खाना था। आर्यन ने माही को बैठने में मदद की, फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। माही आर्यन को ही देखे जा रही थी। उसने फिर अपने दूसरे हाथ से खाने का एक निवाला बनाया और आर्यन की तरफ करते हुए कहा, आपने भी अभी तक नहीं खाया होगा ना? आर्यन ने माही के हाथ से खा लिया। खाने के बाद आर्यन ने माही को मेडिसिन दी और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया। फिर आर्यन माही के पास आकर लेट गया। माही ने हमेशा की तरह अपना सिर आर्यन के सीने पर रख लिया। आर्यन माही के बालों में अपना हाथ फेरने लगा। माही, आज के बाद ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें नहीं पता मेरी जान निकल गई थी जब तुम मेरे पास नहीं थी, आर्यन ने कहा और माही के बालों में किस कर लिया। माही ने कहा। फिर उसने अपना सिर ऊपर कर आर्यन के लिप किस कर कहा, आज के बाद मैं कभी आपको इतना परेशान नहीं करूंगी। ये कहते वक्त माही के आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार माही ने खुद आगे बढ़कर आर्यन को किस किया था। आर्यन ये महसूस करना चाहता था कि माही अब महफूज है और उसके पास है।
आर्यन ने आराम से माही को अपनी बाहों में भर लिया। दवाइयों के कारण माही को जल्दी ही नींद आ गई। आर्यन ने पूरी रात ये ध्यान रखा कि माही को कोई तकलीफ या दर्द तो नहीं हो रहा। सुबह जब माही की नींद खुली, उसने देखा आर्यन सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा है। माही बैठने की कोशिश करने लगी। आर्यन, जो हर 5 मिनट से माही की तरफ देख रहा था, उसने जब माही को देखा तो वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ माही की मदद करने लगा। माही को बैठाने के बाद आर्यन ने उससे पूछा, तुम्हें अच्छी नींद आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? मुझे बहुत अच्छी नींद आई और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ब्रश करनी है। माही ने बच्चों की तरह कहा। ये सुन आर्यन ने कुछ सोचा, फिर वो वॉशरूम के अंदर एक चेयर लेकर चला गया। माही के पैर में भी गोली लगी थी, इसलिए माही चल नहीं सकती थी। आर्यन ने माही को अपनी गोद में उठाया और उसे वॉशरूम में ले जाकर चेयर पर बैठा दिया और उसे ब्रश करवाने लगा। फ्रेश होने के बाद आर्यन उसे वापस गोद में लेकर रूम में आ गया और बेड पर बैठा दिया। माही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इन कपड़ों में कंफर्टेबल ना हो। ये देख आर्यन ने रूम को दरवाजा अंदर से लॉक कर किया और बाथरूम में जाकर एक बकेट में पानी और एक टॉवल लेकर रूम में आ गया। आप क्या कर रहे हैं? माही ने आर्यन को देख पूछा। तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें मैं स्पंज बाथ दे रहा हूँ, फिर तुम्हारे कपड़े भी चेंज कर दूंगा, आर्यन ने कहा। क्या? माही ने अपनी आंखें हैरानी में बड़ी कर कहा। तुम तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है, आर्यन ने कहा। नहीं, मुझे कोई स्पंज बात नहीं चाहिए, माही ने हक लाते हुए कहा। आर्यन ने माही के कान के पास जाकर धीरे से कहा, तुम्हें अब भी इतनी शर्म क्यों आती है मुझसे? आर्यन माही को देख मुस्कुराया और माही को स्पंज बाथ देने लगा। माही के कपड़े चेंज कर आर्यन ने माही को फिर से बेड पर लेटा दिया। माही का पूरा चेहरा लाल हो रखा था। क्या तुम्हें मेडिसिन से एलर्जी हो रही है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रखा है? आर्यन ने माही को छेड़ते हुए कहा। नहीं, वह गर्मी है ना, इसीलिए, माही ने कहा और इधर उधर देखने लगी। पर रूम में तो एसी ऑन है, आर्यन ने स्माइल कर कहा। माही समझ रही थी आर्यन उसे परेशान कर रहा है। उसने आर्यन को घूरते हुए कहा, एक बार मुझे ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।